हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा रिकॉल कीजिए, आप लोग क्या पढ़े थे। मोशन के पीछे का कारण क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए मूव करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर वो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। ये डिपेंड करता है वो किस फ्रेम में है, या फिर ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि हम लोग कहाँ से उसको देख रहे हैं। तो ये मोशन, अगर ये बॉडी मूव करेगा तो ये मूव तभी करेगा जब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तभी ये मूव करेगा। विदाउट एनी फोर्स और विदाउट नो फोर्स द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो मोशन का कारण क्या होता है, फोर्स के वजह से ही मोशन होता है। विदाउट नो, और इफ़ देयर इज़ नो फोर्स देयर विल बी नो मोशन। तो देखिए अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसको अर्थ मान लेते हैं हम। ये मूव कर रहा है अराउंड द सन अपना ऑर्बिट में, ये हो गया सन। ये अर्थ जो है अपना ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये मूव करने के पीछे इसका पीछे भी रीज़न हो सकता है क्यों मूव कर रहा है, और मूव करते करते ये गिर क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। मान लीजिए कोई एप्पल है, मान लीजिए कोई, जैसे न्यूटन एक्सपेरिमेंट किया था 1665 में, इन 1665 में मान लीजिए पेड़ में एप्पल ही लटका हुआ है। न्यूटन जो था 1665 में एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, वो क्या हुआ था कि वो स्कूल पेंडेमिक की वजह से बंद था। तो वो क्या था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक एक ठो एप्पल उसकी सर के ऊपर नहीं, ये ज़मीन पे जहाँ भी गिरा। तो वो सोचने लगा कि ये जो एप्पल है नीचे ही क्यों गिरा, हो सकता ऊपर भी गिरना चाहिए। तो वो जो उसका, जब ये 1665 जब पेंडेमिक, देखिए सोचने का मौका आदमी को तब मिलता है जब उसके पास ज़्यादा टाइम रहे। तो इसका स्कूल न्यूटन का क्या था, 1 साल तक बंद हो गया पेंडेमिक की वजह से। तो इसका वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो सोचा, कुछ सोच ही रहा था तब तक बीच से एक ठो एप्पल गिरा। तो फिर एप्पल के बारे में सोचने लगा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर गिरना चाहिए। तो बहुत सारा साइंटिस्ट ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डिस्कवर किया था, लेकिन ये इसको प्रूफ कर दिया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये फोर्स एग्जिस्ट करता है तो ये किस पे ज़्यादा लगेगा, ये डिपेंड करता है मास पे। जिसका ज़्यादा मास रहेगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को न्यूटन नाम दिया, क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है तो देखते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी प्लेन में मान लीजिए ये टेबल है, टेबल में कोई दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए चॉक बॉक्स है, चॉक बॉक्स है, और ये मान लीजिए डस्टर है। तो दोनों देखिए, जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, ये जितना भी ऑब्जेक्ट है जो हम प्लैनेट में जितना भी हम देखते हैं, सब ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी रहता है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ डस्टर है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक तो एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हम जानते हैं कि किसी के पास, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 ठो दोस्त हैं। इसके पास हमेशा ज़्यादा पैसा रहता है, इसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, ठीक है, इसके पास कम रहता है, ठीक है। तो और इसको पैसा चाहिए, तो ये किससे मांगेगा, ये ज़रूरी, ये कोशिश करेगा कि हम इससे ही लेंगे पैसा, क्योंकि इसके पास हमेशा रहता है। हो सकता है मान लीजिए इससे मांगे, इसके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, देखिए
तो मान लीजिए ये चॉक बॉक्स है, डस्टर है, ये जितना भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है सब अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है किसका मास ज़्यादा है। देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा कि दोनों हम आपस में अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये इसके नीचे कौन सा है, अर्थ है, अर्थ। अब देखिए इसका मास मान लीजिए 250 ग्राम है और इसका मास है 200 ग्राम, और इसका अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा ही होगा, मान लीजिए क्विंटल में ही मान लेते हैं, हमको पता नहीं है, x क्विंटल, ठीक है। तो देखिए इसके पास कम पैसा है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो ये किससे मांगने का कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा इसी के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कुछ ना कुछ इसको यहाँ से मिल जाएगा। तो वैसे ही दो ऑब्जेक्ट तभी अट्रैक्ट करता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच तभी अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन रहेगा। यहाँ हम लोग को अट्रैक्शन देखना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है एक दूसरे से कितना कोई अट्रैक्ट कर रहा है। जो यूनिवर्स मतलब ऑब्जेक्ट जितना भी हम लोग देखते हैं सबका टेंडेंसी है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चॉक बॉक्स है, किससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अर्थ से, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरता है तो अर्थ के और अट्रैक्ट करने को कोशिश करता है, या फिर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब वो भी क्या करेगा, फिर वापस वो अर्थ की ओर ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और यही अट्रैक्शन का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन में पहले हम लोग सोचते थे कि अर्थ अपने ओर खींच रहा है, अर्थ अपने ओर खींचने का टेंडेंसी को सोचते थे ग्रेविटेशन है, लेकिन वो ग्रेविटेशन नहीं होता, वो होता है ग्रेविटी। जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने ओर खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। और जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग मेज़र करते हैं, जैसे अपना वेट आपको देखना है, जैसे 10 kg, मान लीजिए किसी का वेट 40 kg है, तो 40 kg है क्या, ये एक्चुअली अर्थ किस रेट से हम लोग को खींच रहा है वो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो हम लोग ग्रेविटेशन से क्या सीखें, जितना भी ऑब्जेक्ट अर्थ में है एक दूसरे से क्या कोशिश करता है कि अट्रैक्ट होने का, और यही अट्रैक्शन का टेंडेंसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ये फुली डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितना दूरी पे है, ठीक है, और एक दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो ग्रेविटेशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसी का फिनोमेना को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड करता है। जितना अगर ये मान लीजिए कोई हाँ जैसे एग्जांपल दिए थे, कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये अर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अर्थ का जो मास है, मान लीजिए अर्थ का मास और इसका मास, अर्थ का मास इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, इसका मास और इसका मास, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इसका मास पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2, ठीक है, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को तो हमको हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो F बराबर G, ठीक है। अब इसको साथ में हम लोग लिख देते हैं G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, और ये G यहाँ पे क्या है,
जी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जी इसको हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट देते हैं, तो ठीक है। तो जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये जो मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है। तो दोनों जो प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ हम इक्वेट करते हैं, और जब हम इसको इक्वल टू में लिखते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसका मतलब ये होता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों के बीच के अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मासेज है, m1 और m2 का मासेज अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे अगर फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, सॉरी अगर मासेज इंक्रीज़ कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, कहने का मतलब है अर्थ और सन दोनों का मासेज बहुत ज़्यादा है। अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और वही कोई ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम लगेगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे मासेस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो उसी के हिसाब से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इन्वर्सली फोर्स उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा लगेगा अगर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर रहेगा, जितना डिस्टेंस दूर रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब अगर डायरेक्टली रहता तो जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जैसे आर रहता है डायरेक्टली, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, लेकिन उल्टा है, डिस्टेंस कम रहना चाहिए। यहाँ डायरेक्टली ना होके क्या है, इन्वर्सली है, मतलब जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली मतलब होता है जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्वांटिटी बढ़ेगा, और इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, मतलब इन्वर्स मतलब आर ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि रेसिप्रोकल में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। लेकिन हालांकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स रहता है, वो दूर से भी एक्ट करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जी यहाँ क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग जी को बोलते हैं, ठीक है। और यही यूनिवर्सल, यही इसका जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू जो होता है, आप आसमान में चल जाइए, मतलब आप स्पेस में चल जाइए या पहाड़ में चल जाइए, यो कहीं भी चल जाइए, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, बदलते जाता है। आप पहाड़ में चल जाइए, ग्रेविटी का वैल्यू बदल जाएगा, स्पेस में चल जाइए बदल जाएगा, मून में चल जाइए तो ग्रेविटी का वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। तो हम लोग देखे क्या, फोर्स देख लिए, मतलब ग्रेविटेशन क्या होता है देख लिए। अब हम इसका जो यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये कैसे आया वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए। जी बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कैसे आया वो देखते हैं। जैसे क्या हमको करना है, जस्ट इसको क्या कीजिए आप, जी बराबर, मतलब जी को वैल्यू कैसे निकालते थे, मान लीजिए
कोई भी मेरे पास जब इक्वेशन रहता है तो हमको जी निकालना है, इसको इस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिए, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो जी का क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, आर यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, मासेस, मासेस का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट ग्रेविटेशन क्या क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है आप लोग देख लिए। तो इससे हम लोग ये कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है सब एक दूसरे से आपस में अट्रैक्ट करता है। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का मासेस कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और मासेस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जितना कम दूरी रहेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा दूरी रहेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर जितना कम रहेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा। एंड दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, आप लोग समझ गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।